नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी के विधायक गौतम चौधरी का चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो में गौतम चौधरी वोटिंग में हिस्सा न लेने के लिए लोगों को धमका रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। टीएमसी के धमकीबाज विधायक हावड़ा के हिंदी भाषियों को सीधी चेतावनी। टीएमसी को वोट दो, नहीं तो कटेगा पानी का कनेक्शन। हावड़ा से आई इस कहानी को समझने से पहले बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के एक्स हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो को देख लीजिए। अमित मालवीय का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस विधायक हावड़ा जिले के हिंदी भाषी वोटरों को धमका रहे हैं। 20 मई को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, लेकिन वोट देने मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं 4 जून के बाद बिल्डिंग के पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। दरअसल जिस वीडियो को अमित मालवीय ने शेयर किया है वो उत्तर हावड़ा के वार्ड नंबर 12 की एक सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस विधायक गौतम चौधरी पर लोगों को वोट के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने हावड़ा जिले में हिंदी भाषी मतदाताओं को धमकाते हुए टीएमसी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट न देने की चेतावनी दी है। उन्होंने 100 लोगों के साथ उत्तर हावड़ा के वार्ड नंबर 12 में सुखी संसार बिल्डिंग के गार्ड और निवासियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 20 मई को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, लेकिन वोट देने मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं 4 जून के बाद बिल्डिंग के पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। इससे पहले 27 अप्रैल को साकेत होटल के पास उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर अपनी मेहनत की बदौलत बंगाल में बसे हिंदी भाषी मतदाताओं को धमकाया था। ममता बनर्जी को अपने खेमे में इन आपराधिक तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए। टीएमसी हावड़ा हार जाएगी और लोगों को बाहर निकलकर वोट डालने से नहीं रोक पाएगी। बीजेपी बंगाल के हर मतदाता के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता उमेश राय ने इस मामले को संदेश खाली कांड के आरोपी शेख शाहजहां से जोड़ दिया। उन्होंने जिस तरीके से कल वहां के हजारों मतदाताओं को धमकी दिया है और कहा है कि आप अगर वोट देने जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि 4 जून के बाद आपके मकान का जल का कनेक्शन कटवा देंगे। ये इतना साहस इनको होता कहां से है? ये अपने आप को उत्तर हावड़ा का शेख शाहजहां बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पूरे विषय को लेकर राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग और हावड़ा के पुलिस कमिश्नर को इस पूरे बात की शिकायत किया हूं। पश्चिम बंगाल की सियासत में वोटरों को धमकाने की कहानी कोई नई नहीं है। पहले भी इसी तरह के वीडियो वायरल होते रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिस्टम के इशारे पर हो रहा है? और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करना आखिरकार डूंगरपुर के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा को भारी पड़ गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने घोगरा को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। देखिए रिपोर्ट। विधायक गणेश घोगरा को कांग्रेस का नोटिस, 7 दिन में देना होगा कांग्रेस को जवाब। पार्टी लाइन के खिलाफ जाने के आरोप। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ बर्ताव करना कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा को महंगा पड़ गया है। आलम यह है कि पार्टी ने उन्हें अब एक नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें 7 दिन के भीतर देना होगा। विधायक घोगरा पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन न करने का आरोप है। सारा मामला, क्योंकि मैं जयपुर से पार्लियामेंट का उम्मीदवार था और यहाँ लड़ रहा था, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जब कोई कैंडिडेट और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लिखकर भेजती है और वो यदि ये शिकायत करते हैं कि चुनाव में इन लोगों ने काम ठीक नहीं किया, उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं, पार्टी से निकाला जाता है,
इसके अलावा उन पर आरोप है कि वे पार्टी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे। इससे पहले पूर्व विधायक अमीन खान और जालोर के बालेंदु शेखावत पर कार्रवाई की जा चुकी है। दोनों नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। राजस्थान में दोनों चरण के मतदान के बाद में कांग्रेस एक्शन में नजर आई है और अपनी पार्टी में 3 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुकी है। बाड़मेर, जालोर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें बाड़मेर जालोर के मामले में पूर्व विधायक और मंत्री रहे अमीन खान के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो जालोर के अंदर वैभव गहलोत को सपोर्ट नहीं करने की वजह से बालेंदु सिंह के ऊपर कार्रवाई करते हुए इन दोनों बड़े नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अमीन खान को जहां पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद निकाला गया, तो वहीं बालेंदु सिंह शेखावत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की थी, जिसमें पार्टी नेताओं के जरिए किए गए पार्टी विरोधी कामों के कारण नुकसान के अंदेशे को देखते हुए एक्शन लिया गया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की ओर से 49 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका ये कहना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सीटों के ऊपर कांग्रेस को कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, लिहाजा उन पर कार्रवाई तो बनती थी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने चंदे वाला घोटाला शुरू कर दिया है और ये घोटाला करने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है। आतंकवाद फैलाने के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान के गली मोहल्ले में आतंक की पेटी रख दी गई है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल में इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाहते। क्या है वो वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। सैयद सलाहुद्दीन कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। दुकान सजी है, छोटी भी बड़ी भी। पाकिस्तान में ऐसे स्टॉल कई जगह देखे जा सकते हैं। और इसे देखिए, ये है सैयद सलाहुद्दीन, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। साथ में कौन बैठा है वो भी देख लीजिए। पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है, जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ड्यूटी पर लगाया गया है। यानी सैयद सलाहुद्दीन पूरे जोर शोर से आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान में फंड जुटा रहा है। अब ये बात साफ है कि सलाहुद्दीन की ऐसी मीटिंग कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के नाम पर हो रही है कि पाकिस्तान में आतंकी गुट हर साल इसी तरह आतंकवाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर ये रकम ISI के जरिए पीओके पहुंचाई जाती है। वहीं से घुसपैठ कराने वाले आतंकियों को इस फंड के जरिए मदद दी जाती है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के सामने फंडिंग एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से पैसा जुटाना आसान नहीं रहा है। यही वजह है कि ISI इस तरह फंडिंग को आगे बढ़ा रही है। लोग फंडिंग करें, इसके लिए कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन का नाम लिया जाता है, जबकि इस फंड का कैसे और कहां इस्तेमाल हो रहा है इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। किसी गली, किसी नुक्कड़ तो कहीं चौराहों पर स्टॉल लगा दिए जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, मोटरसाइकिल पर एक बैनर लगा दिया है, इसमें जैश आतंकी गुट का नाम लिखा हुआ है। आगे एक प्लास्टिक की टोकरी में पहले से नोट डाल दिए जाते हैं ताकि लोग देखकर ही चंदा देने लगे। साथ में एक प्लास्टिक की राइफल भी रख दी जाती है ताकि मैसेज साफ हो कि ये पैसा कहां इस्तेमाल होगा। सैयद सलाहुद्दीन बड़ा एक्टिव हो चुका है। हाफिज सईद जेल में है, लेकिन उसका लश्कर का आतंकी कैडर इस वक्त पूरे पंजाब में चंदा वसूल रहा है। वहीं जैश के चीफ मसूद अजहर ने भी अपने आतंकियों को बहावलपुर से लेकर मुल्तान तक एक एक मोहल्ले से पैसा जमा करने का ऑर्डर जारी किया है। सर्दी खत्म होने के बाद अब वो वक्त है जब LOC से घुसपैठ की कोशिश तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि ISI ने अपने लॉन्च पैड भी एक्टिव कर दिए हैं। हालांकि 5 अप्रैल को सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की है।
इस दौरान एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मारे गए थे। इससे पहले 22 और 23 दिसंबर की रात में भी घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों से एनकाउंटर हुआ था। इस वक्त जम्मू के अखनूर से लेकर कुपवाड़ा तक एलओसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो कश्मीर को फिर से अस्थिर करे। इसीलिए उसने एलओसी की दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाने वाली गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी फंडिंग तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त 5वें गियर में काम कर रही है। की तरह चीन में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल चुकी है। प्रॉपर्टी बाजार से लेकर के सब्जी मंडी तक चीन की हालत पस्त है। सब कह रहे हैं कि चीन में आर्थिक मंदी आ चुकी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। ड्रैगन का कर्ज अब कमाई से ज्यादा हो चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है। अर्थव्यवस्था की हालत देखकर शी जिनपिंग को पसीने आ रहे हैं। किसी सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा है। इसीलिए जिनपिंग की सरकार ने अब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। तो क्या ड्रैगन बिखरने वाला है? कभी रईसी का ढिंढोरा पीटने वाले चीन के लोग अब खर्च करने में भी डरने लगे हैं। चीन के लोगों की जिंदगी अब आटा दाल तक सिमट कर रह गई है। कहने का मतलब यह है कि अब चीन के लोग पैसा बचाने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी पर बेरोजगारी का खतरा दिख रहा है। इसलिए लोग अपने आने वाले कल के लिए बचत कर रहे हैं। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? आखिर क्यों चीन के लोग खर्च करने से डरने लगे हैं? सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि चीन में चल क्या रहा है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर तबाह, 80 करोड़ नागरिक कर्ज में डूबे, कई बड़े बिल्डर हुए तबाह। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादातर चीनी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था। चीन की जनता ने अपनी कुल निवेश का लगभग 70% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपनी ईएमआई भी चुकानी बंद कर दी है। बिल्डर्स ने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया है और शी जिनपिंग को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें, क्या ना करें। चीन के लोगों का आज की तारीख में सिंगल लाइन एजेंडा है, जो है उसको बचाओ, खर्च कम करो, क्योंकि भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। चीन के लोगों के दिल में बैठे इस डर की वजह है चीन में बढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात और चीन की मुद्रा का लगातार कमजोर होना। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिर तक चीन के लगभग 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में डूब चुके थे और उन पर सारा कर्ज रियल एस्टेट का था। सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने भी अब किस्तें चुकानी बंद कर दी हैं। लोग पैसे बचा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था और सुस्त पड़ गई है। महंगाई दर बढ़ने की वजह से विदेशी निवेश घटता जा रहा है और चीन की सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 महीनों से चीन में बेरोजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चीन के आम लोगों के बीच बचत में इजाफा करने की बढ़ती ख्वाहिश से चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित कर पाना ज्यादा मुश्किल होगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले लोग सुपरमार्केट में खूब खर्च करते थे, अब लोग बचत करने के लिए एक लिस्ट बनाकर जाते हैं और जरूरत के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। लोगों ने अब गैर जरूरी खर्च भी बंद कर दिए हैं। चीन में लोग अब बचत करने के पुराने तरीके को अपना रहे हैं। चीन में अब ज्यादातर लेन देन कैश में होता है। अब लोग घर पर कैश जमा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे उनका खर्च कम हो रहा है और इसका असर भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका में 2008 में आए संकट को देखते हुए चीन की सरकार ने डेवलपर्स के कर्ज लेने की क्षमता सीमित कर दी। इसका असर यह हुआ कि उन्होंने जो अरबों डॉलर उधार लिए थे उसे वो चुकता करने में नाकाम रहे। चीन में घरों की मांग गिर गई है और इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी गिरी है। यही वजह है कि चीन के प्रॉपर्टी मालिक पिछले 3 साल में पहले से और गरीब हो गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नेटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अभी हाल तक
स्टॉक मार्केट में निवेश करना या कम ब्याज दरों पर किसी बैंक खाते में पैसे रखने से बेहतर प्रॉपर्टी में निवेश करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन को सिर्फ $33 बिलियन के एफडीआई मिले, जो एक साल पहले की तुलना में 82% कम है। रिपोर्ट में चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 के दौरान चीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी लायबिलिटीज 2022 की तुलना में 82% कम होकर $33 बिलियन पर आ गई है। यह आंकड़ा बताता है कि 2023 में विदेशी कंपनियों ने चीन में कितना निवेश किया। ये 1993 के बाद का सबसे स्लो ग्रोथ है। इन हालातों से लोगों को न केवल गरीब होने का एहसास हुआ, बल्कि चीन के स्थानीय निकायों के कर्ज की समस्या भी गंभीर हो गई। एक अनुमान के मुताबिक लोगों की कुल आमदनी का करीब 1/3 डेवलपर्स को जमीन बेचने से आता था, जो अब संकट में है। कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में आए इस संकट को ठीक होने में अभी कई साल लगेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को एक नया हथियार दिया है। पानी वाले इस हथियार को पाकर के पाकिस्तान बहुत खुश है, लेकिन इस हथियार का रखरखाव करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। चीन ने यह हथियार इस रणनीति के तहत दिया है कि पाकिस्तान को कर्ज के नए जाल में फंसा करके अपनी मनमर्जी का काम करवा सके। ये कौन सा हथियार है जो हिंदुस्तान के लिए खतरा है, और इस हथियार के मिलने के बाद पाकिस्तान की नेवी ताकत कितनी बड़ी है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। पाकिस्तान को हथियार की नई खेप। समंदर में चीन पाकिस्तान का नया अड्डा। ड्रैगन की मंशा पर हिंदुस्तान ने फेरा पानी। चीन की चालबाजी पकड़ी गई। पाकिस्तान की थाली में रोटी नहीं है, सिर पर कर्ज का बोझ बोरे की तरह लदा है। देश पाई पाई के लिए मोहताज है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कटोरा लेकर कभी इस देश से, कभी उस देश से, कभी इस संस्था से, कभी उस संस्था से फरियाद करते हैं कि मदद मिल जाए, लेकिन जब बात हथियार खरीद की आती है तो पाकिस्तान घर फूंक कर भी तमाशा खड़ा करने में जुट जाता है। नया नमूना दिखा है चीन में। चीन ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाई जाने वाली पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन चीन के वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के शुआंग लियू बेस पर किया गया। इस समारोह में पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने हिस्सा लिया। यह डेवलपमेंट पाकिस्तान और चीन के बीच हुए एक समझौते के तहत हुआ है, जिसमें बीजिंग ने इस्लामाबाद को 8 अत्याधुनिक उन्नत पनडुब्बियां देने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान की नेवी ताकत चीन क्यों बढ़ा रहा है, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान को चीन की हर मदद के पीछे मकसद क्लियर होता है, हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी। वर्षों से चीन यही करता आया है। पाकिस्तान इस हालात में नहीं है कि वो पनडुब्बी तो दूर, स्वच्छ पानी भी अपनी आवाम को मुहैया करा पाए, लेकिन चीन दे रहा है तो पाकिस्तान पनडुब्बी लेकर इतरा रहा है। इस पनडुब्बी की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, उसके पहले इस पनडुब्बी वाले समझौते को विस्तार में देख लीजिए। कुल 8 पनडुब्बियों में से 4 का निर्माण चीन में होगा, बाकी 4 का निर्माण पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में किया जा रहा है। पनडुब्बी लॉन्च के मौके पर पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने जो कहा, उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। हंगोर क्लास एसएम परियोजना पाकिस्तान चीन मित्रता में एक नया आयाम जोड़ेगी और दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को प्रदर्शित करेगी। पाकिस्तान के चीन के साथ घनिष्ठ सैनिक संबंध हैं। दोनों देशों ने 2018 में 4 मल्टीपर्पज युद्धपोतों के लिए अनुबंध पर दस्तखत किए थे। पहला और दूसरा जहाज पीएनएस तुगरिल और पीएनएस तैमूर 2022 में पाकिस्तानी बेड़े में शामिल हुए। असल में ये चीन है जिसके दम पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कूदता है। चीन के लिए पाकिस्तान वो मोहरा है जिसका इस्तेमाल वो जब चाहे करता रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात को संभालने में चीन से भारी मात्रा में मदद मिलती है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी तो कहानी चीन की उस नई पनडुब्बी की जिसे पाकर पाकिस्तान चहक रहा है।
हंगोर क्लास पनडुब्बी कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। हंगोर क्लास सबमरीन कई दिनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती है। इसमें कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं जो खतरों का सामना करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि यह पनडुब्बी 76 मीटर लंबी होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि हंगोर क्लास में 6 533 मीटर टारपीडो ट्यूब होंगे। युआन क्लास के हथियारों के समान हंगोर क्लास पनडुब्बियां हैवीवेट टारपीडो और एंटी शिप मिसाइल दोनों को लॉन्च करने में सक्षम होंगी। हालांकि पाकिस्तान ने इस सबमरीन के बारे में ज्यादातर जानकारी को सीक्रेट रखा है। हिंद महासागर में फुफकार रहे चीन और पाकिस्तान की यह पनडुब्बी भारत के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। इससे पहले चीन और पाकिस्तान ने 2022 में हंगोर क्लास की पहली पनडुब्बी का निर्माण शुरू किया था, जो अब काफी एडवांस स्तर पर पहुंच गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 8 पनडुब्बियों में पाकिस्तान द्वारा विकसित परमाणु हमला करने में सक्षम बाबर 3 पनडुब्बी प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल SLCM ले जाने की भी क्षमता होगी, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, चाहे वो सड़क हो, रेल लाइन हो, बांध हो, बिजली हो, विज्ञान हो या फिर रक्षा संबंधी उपकरण, हथियार या फिर ट्रेनिंग हो। पाकिस्तान की नौसेना के पास 54,100 एक्टिव जवान हैं। इसके अलावा 5,000 रिजर्व फोर्स है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 154 जंगी जहाज और 85 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तानी नौसेना के पास 10 फ्रिगेट, 2 डेस्ट्रॉयर्स, 6 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन, 3 मिडगेट सबमरीन, 48 पेट्रोल वेसल, 7 फास्ट अटैक क्राफ्ट, 54 हाई स्पीड बोट्स हैं। दुनिया में हथियार रखने वाले देशों में पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि भारत का पड़ोसी है, लिहाजा इस देश के पास किसी भी तरह का हथियार भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीन रणनीति के तहत अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ा रहा है। आलम यह है कि पिछले 10 वर्षों में चीन ने अपने युद्धपोत की संख्या 250 से बढ़ाकर 355 पहुंचाई है।